तो मूवी की शुरुआत होती है मॉन्ट्रियल के एक आइलैंड से, जहां एक बायोटेक कंपनी को गोल्फ क्लब फील्ड की देखभाल के लिए हायर किया जाता है। ये कंपनी वहां एक खास तरह की नई फर्टिलाइजर यानी खाद का इस्तेमाल करती है, जो सर्दियों में जमी हुई बर्फ को पिघलाकर घास को हरा और ताजा रखती है, ताकि अमीर लोग साल भर गोल्फ खेल सके। अगले सीन में हमें डैन नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है, जो अपने घर में राशन का सामान जमा कर रहा होता है। दरअसल डैन हर रोज एक ऐसा रेडियो शो सुनता था जिसमें कहा जाता था कि कोई भी मुसीबत कभी भी अचानक आ सकती है। इसी डर की वजह से वो हर हालत के लिए खुद को तैयार रख रहा था। वहीं आज रात वो माचिस के बिना ही आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके लिए वो अपनी शॉटगन के खोल से पाउडर निकालता है, जिससे छोटा सा धमाका होता है, जिसमें उसकी एक आईब्रो भी जल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैन की बेटी पैट्रिसिया को दिखाई जाती है, जो उसी गोल्फ क्लब में हेल्पर का काम करती है। वहीं बायोटेक कंपनी का सीईओ मिचेल एक अमीर कपल को गोल्फ खेलते हुए समझा रहा होता है कि उनकी फर्टिलाइजर की वजह से घास कितनी बढ़िया हो गई है, जिससे खेल का मजा और बढ़ गया है। लेकिन असली खेल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे चल रहा था। ये फर्टिलाइजर धीरे धीरे फैलकर जमीन के अंदर मौजूद उस पानी को खराब कर रहा था, जो पूरे टाउन में सप्लाई किया जाता था, जिससे मिचेल को भी अंदाजा नहीं था कि यही फर्टिलाइजर पूरे आइलैंड को तबाही की तरफ ले जा रही है। अब अगले सीन में हमें जैक्स नाम के एक एक्टर को दिखाया जाता है, जो स्टूडियो के नल से एक गिलास पानी पीता है और इसके बाद वो अपने घर के सामान खरीदने के लिए चला जाता है। वहीं स्टोर में रखे फल और सब्जियां भी नल के पानी से ही धोई जाती थी और उन्हें सूखने से बचाने के लिए वही पानी का इस्तेमाल किया जाता था। अब अचानक जैक्स को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है। अब घर पहुँचने पर वो देखता है कि उसके दांत ग्रीन कलर में बदलने लगे हैं और उसके पेट से भी अजीब सी आवाजें आ रही है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को काट लेता है और उसका मांस खाने लगता है और उसके काटते ही उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद जैक्स खुद भी टब में चला जाता है और दोनों की आंखें हरी होकर धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गोल्फ क्लब में मिचेल और वो अमीर कपल मैन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है और चिल्लाकर बताता है कि लोग अब बीमार हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें भी वहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। तभी वो लोग देखते हैं कि काफी सारे एम्प्लॉयज इसी आदमी का पीछा कर रहा है, जो सब के सब अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इसी दौरान वहाँ पे एक प्यारा सा कुत्ता आता है। अब कपल की वाइफ उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन वो गुस्से में उस पर झपट्टा मारता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। अब ये देखकर उसका हस्बैंड और मिचेल किसी तरह डॉग को दूर फेंकते हैं। तभी वे देखते हैं कि और भी ज़ॉम्बीज यहाँ पे दौड़ रहे हैं। वहीं धीरे धीरे वो औरत भी ज़ॉम्बी बनने लगती है, इसीलिए दोनों आदमी जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो डॉग भी चुपके से अंदर आ जाता है और उस औरत के हस्बैंड के पैरों में काट लेता है और मजबूरी में उस कुत्ते को एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं बाहर सारे ज़ॉम्बीज दरवाजे को पीटने लगते हैं और अंदर कुछ ही देर में हस्बैंड भी ज़ॉम्बी बन जाता है और मिचेल को काटने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसीलिए मिचेल अपने हाथ में एक चाकू लेकर किचन में ही छिप जाता है। अगले सीन में हमें डैन को दिखाया जाता है, जिसे एक बूढ़ी औरत फोन करके शिकायत करती है कि उसके पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। और जब डैन वहां पहुंचता है और बेल बजाता है, तो उसके पड़ोसी बाहर आते हैं, जो अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो बूढ़ी औरत भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसीलिए वो डैन को देखते ही उसका पीछा करने लगती है। अब डैन जल्दी से भागकर अपनी कार में आकर छुप जाता है और वॉकी टॉकी से हेल्प मांगता है। अब यहाँ सड़कों पर दौड़ते हुए ज़ॉम्बीज को देखकर उसे अपनी बेटी पैट्रिसिया की चिंता होने लगती है। इसीलिए वो पैट्रिसिया के पास कॉल करता है, लेकिन पैट्रिसिया खुद ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही होती है, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा पाती, जिससे डैन को उसकी और चिंता होने लगती है। इसीलिए डैन कंपनी का कार वहीं छोड़कर अपनी कार निकालता है और एक हथियार उठाकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हमें आंद्रे नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी छोटी बहन एनी के लिए दूध बना रहा होता है, जिसके लिए वो नल का पानी ही यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे बोतल का पानी यूज करने के लिए कहती है। आंद्रे खुद कभी भी नल का पानी नहीं पीता था। उसे जब भी प्यास लगती थी तो वो हमेशा सोडा या दूसरी ड्रिंक पिया करता था और तभी उसकी माँ को चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर आंद्रे को लगता है कि शायद ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। लेकिन कुछ ही देर में उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो आंद्रे पर हमला करने के लिए दौड़ती है। अब आंद्रे उससे बचकर बाहर भागता है और नीचे गिर जाता है।
है। अब जैसे ही उसकी माँ उस पर हमला करने वाली होती है तभी डैन वहाँ आकर अपनी कार से उसकी माँ को टक्कर मार देता है। यहाँ पे आंद्रे अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है लेकिन डैन उसे समझाता है कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है बच्चे, बल्कि अपनी जान बचाने का है। इसके बाद वो आंद्रे को घर में छिपने को कहकर यहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। अब ऐसे ही आंद्रे अपनी माँ को वहाँ नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद करके वो मदद के लिए पुलिस को कॉल करता है। और तभी आंद्रे को एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि पूरा आइलैंड क्वारंटाइन है। वहीं अगले दिन हमें उसी ब्रिज को दिखाया जाता है जो मेन सिटी को आइलैंड से जोड़ता था। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले मौजूद होते हैं जिन्होंने ब्रिज के दरवाजे बंद रखे थे ताकि कोई अंदर या बाहर न जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं जहाँ उसकी माँ उसकी छोटी बहन एनी पर अटैक करने की कोशिश करती है। अब आंद्रे उसे ऐसा करते हुए देख के उसे ले जाकर बाथरूम में बंद कर देता है। यहाँ पे उसकी माँ की नजर शावर से टपकते हुए पानी पे पड़ती है जिसके बाद वो टब में जाकर घुस जाती है। इधर एनी की रोने की आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बी दरवाजे के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे देखकर आंद्रे एनी को तकिया, कंबल और एक प्लास्टिक से कवर कर देता है जिससे उसकी आवाज बाहर सुनाई न दे। और थोड़ी ही देर के बाद सारे ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हमें पैट्रिसिया को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक गैराज में जाकर छिप जाती है और मदद के लिए अपने पिता डैन को कॉल करती है। डैन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि गैराज के बाहर कई सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं, इसीलिए वो अपनी चाकू निकालकर कुछ ज़ॉम्बी को मार देता है और कुछ को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रिज पर देखते हैं जहाँ पर मौजूद पुलिस वाले वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि मिलिट्री ज़ॉम्बी से प्रभावित इलाके में बमबारी शुरू कर देती है जिससे पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। अब अगली सुबह एनी की आया काम पर जाने के लिए ब्रिज के पास पहुँचती है लेकिन वो देखती है कि ब्रिज पूरी तरह टूट चुका है। वहीं आंद्रे अपने घर की खिड़की से ज़ॉम्बीज का वीडियो बनाने लगता है और तभी टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जिसमें रक्षा मंत्री लोगों को बताते हैं कि आइलैंड की सुरक्षा के लिए ब्रिज को नष्ट किया गया है और अब हालात नियंत्रण में है। उसी समय आंद्रे की फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को देखने अंदर जाता है और देखता है कि उनकी पूरी बॉडी हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई है और तभी अचानक से उसकी माँ एनी पर हमला कर देती है। इसीलिए आंद्रे उनका ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाता है और उनकी पसंदीदा सब्जी उसके सामने हिलाने लगता है जिसे देखकर उसकी माँ उसके पीछे दौड़ने लगती है। जिसके बाद दोनों लिविंग रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे गलती से उसकी माँ टीवी स्टैंड से टकरा जाती है और टीवी उनके ऊपर ही गिर जाता है जिससे उसकी माँ की मौत वहीं पे हो जाती है। अब दुखी मन से आंद्रे अपनी माँ को बाथरूम में ले जाता है और देखता है कि उनके जख्मों पर घास उग आई है। वो उनका फोन उठाता है लेकिन वो भी टूट चुका होता है। इसके बाद आंद्रे एक सीढ़ी लेकर सामने के दरवाजे से बाहर झांकता है जहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं जैसे उसी का इंतजार कर रहे हो। अब घर में रहते रहते वो थक चुका था, इसीलिए वो एनी को बेबी केयर में डालता है और हाथ में गोल्फ स्टिक लेकर दरवाजा खोल देता है। अब ज़ॉम्बी उसकी बिल्ली को देखकर उसे पकड़ने के लिए घर में घुस आते हैं और रास्ता साफ होते ही आंद्रे वहाँ से भाग निकलता है और वो ग्रोसरी स्टोर की तरफ दौड़ता है। अब उसे देखकर ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे स्टोर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और डैन उसे अंदर खींच लेता है। दरअसल डैन पिछले दिन से ही वहीं रुका हुआ था और उसने वहाँ रहने का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन इस हालत से निकलने का उसके पास कोई पक्का प्लान नहीं था। सारे बोट्स पहले ही जा चुके थे और नदी को तैरकर पार करना सीधी मौत को दावत देने के बराबर था। अगले सीन में आंद्रे अपनी बहन एनी को देखने जाता है जहां एनी एक ज़ॉम्बी को देख रही होती है। दरअसल ये ज़ॉम्बी डैन की बेटी पैट्रिसिया होती है। दरअसल डैन को उम्मीद थी कि शायद कोई इलाज मिल जाए, इसीलिए उसने उसे बंद करके रखा था। उधर गोल्फ क्लब में मिचेल सारे दरवाजे को सैनिटाइज करके अपनी कंपनी को कॉल करता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक्सपर्ट लोग मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन तब तक उसे भी कंपनी के नियमों का पालन करना होगा। तभी एक ज़ॉम्बी डॉग उस पर भौंकता है जिसे वो लात मारकर यहाँ से भगा देता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मिचेल ने अपने ही एक दोस्त का मर्डर भी किया है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर में डैन आग जलाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है, जिसके बाद आंद्रे अपनी लाइटर से आग जला देता है। इसके बाद वो लोग खाना खाते वक्त डैन का पसंदीदा रेडियो शो भी सुन रहे होते हैं जिसमें ज़ॉम्बी अटैक के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उस शो का होस्ट
रक्षा मंत्री का इंटरव्यू लेता है। अब उसके गोलमोल जवाबों से होस्ट को शक होने लगता है कि कहीं सरकार ही लोगों की कुर्बानी तो नहीं दे रही है। तभी डैन रेडियो स्टेशन पर कॉल करके बताता है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा है और उन्हें मदद की जरूरत है, जिस पर वो होस्ट कहता है कि दुनिया के बाकी के लोग नहीं चाहते कि हर सिटी में इन्फेक्शन फैले, इसीलिए पहले वो उनसे पूरी जानकारी लेता है कि अभी वो लोग कहाँ हैं और कैसे जिंदा हैं। अब उनकी बातों से नाराज होकर डैन फोन काट देता है। इसके बाद डैन और आंद्रे इन्फेक्शन फैलने की वजह जानने की कोशिश करने में लग जाते हैं ताकि इलाज बनाया जा सके। यहाँ पे डैन को समझ आ जाता है कि इन्फेक्शन पानी से फैला है, क्योंकि सभी ज़ॉम्बी बने लोगों ने नल का पानी पिया था, लेकिन डैन खुद कभी नल का पानी नहीं पीता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं आतंकवादी लोग पानी में जहर न मिला दे। अब कुछ देर के बाद वो तीनों स्टोर से बाहर आते हैं और पैट्रिसिया को भी साथ में ले लेते हैं, लेकिन उसके सिर पर एक पिंजरा लगा होता है ताकि वो किसी को काट न सके। वहीं बाहर उन्हें ऐसे ज़ॉम्बी दिखते हैं जिनके बॉडी पर हरा चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। तभी एक छोटी सी बच्ची डैन पर हमला करती है। वो उसे धक्का दे देता है, लेकिन उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि बस वो एक छोटी सी बच्ची होती है। अब चलते चलते वो लोग कार तक पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बी के हमला करने से पहले ही कार लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायोटेक कंपनी दो जुड़वा बहनों को हथियारों के साथ गोल्फ क्लब भेजती है, जो रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को मारती जा रही होती है। वहीं गोल्फ क्लब के अंदर मिचेल सारे कागजात को जला रहा होता है ताकि फर्टिलाइजर की सच्चाई का कोई भी सबूत ना बचे, और वो थोड़ा सा फर्टिलाइजर का सैंपल अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ दोनों ट्विंस पहुँच जाती है। अब मिचेल उनके सूटकेस से इलाज वाले गोले निकालता है। दरअसल ये गोले 24 घंटे के अंदर ही इन्फेक्शन को पूरी तरह खत्म कर सकता था, लेकिन तभी ट्विंस उसे पकड़ लेती है और जबरदस्ती ही उसे सैंपल खिला देती है और बेहोश करके उसे घसीटते हुए ले जाती है और मिचेल के हाथ से वो गोला छूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं अगले सीन में तीनों सर्वाइवर्स किसी तरह कार से वाटर प्लांट तक पहुंच जाते हैं। वो लोग एनी को कार में ही छोड़ देते हैं ताकि उसकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ पे ज़ॉम्बी ना आ जाए, लेकिन क्योंकि पैट्रिसिया को एक बच्चे के साथ छोड़ना ठीक नहीं था, इसीलिए वो लोग पैट्रिसिया को अपने साथ ले जाते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर पानी की टंकी में एक ज़ॉम्बी होता है जिसकी बॉडी पर घास उगी होती है। अब अंदर जाते ही पैट्रिसिया को पता लग जाता है, इसीलिए वो उसकी तरफ दौड़ती है। अब उसे भागते हुए देखकर इन दोनों को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। वहीं पैट्रिसिया पुल पे पहुंचते ही उसमें कूद जाती है। अब उसे बचाने के लिए डैन भी जंप करता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी डैन पर हमला करता है तो डैन पैट्रिसिया को पकड़कर ज़ॉम्बी के आगे करता है, जिसे देखकर वो ज़ॉम्बी पीछे हट जाता है। यहाँ पे आंद्रे समझ जाता है कि ज़ॉम्बी एक दूसरे पर हमला नहीं करते, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसकी आवाजें सुन लेता है और वो आंद्रे का पीछा करने लगता है। इसीलिए आंद्रे भागते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर और भी ज़ॉम्बी आकर उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद डैन पैट्रिसिया को पानी से निकालने की कोशिश करता है, जिसमें पैट्रिसिया का एक बाजू अलग हो जाता है। वहीं आंद्रे किसी तरह कार तक पहुंचता है और डैन पैट्रिसिया को ढाल बनाकर ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अब कार में बैठने के बाद डैन को कुछ आवाजें सुनाई देती है और गौर करने पर उन्हें पता चलता है कि पैट्रिसिया का फोन अभी भी उसी के पास है। इसके बाद वो उसके टूटे हुए बाजू का यूज करके उसके फोन को अनलॉक करता है। यहाँ पे डैन भी समझ जाता है कि गोल्फ क्लब के एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, इसमें आतंकवादियों का कोई हाथ नहीं है। वहीं वो ट्विंस सारे इलाज वाले गोले को नष्ट करने लगती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। तभी डैन अपनी कार से वहाँ पहुँचते हैं और वो लोग उस अजीब से धुएं को भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे आंद्रे फोन से सब कुछ रिकॉर्डिंग करने लगता है। इसके बाद वो लोग किसी तरह गोल्फ क्लब के अंदर घुस जाते हैं और पैट्रिसिया को स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं। वहीं आंद्रे एनी के सोने का इंतजाम करता है और इसके बाद डैन और आंद्रे पूरी बिल्डिंग की जांच करने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें वही हरे घास वाला डॉग दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में घास उग गए थे। और तभी डैन की हालत भी अचानक से बिगड़ने लगती है और अचानक इन्हें एनी की रोने की आवाजें आने लगती है। अब उसे चुप करने के लिए आंद्रे वहाँ पहुँचता है, लेकिन एनी उसे वहाँ नहीं मिलती। अब आंद्रे अपनी बहन को ढूंढने लगता है। वहीं डैन आगे बढ़ता है जहाँ उसे जमीन पे कुछ बॉम्ब नजर आता है जिससे पूरी बिल्डिंग को तहस नहस किया जा सकता था। अब धीरे धीरे डैन की हालत और भी खराब होने लगती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो उस रूम तक पहुँच जाता है जहाँ पे सारे बॉम्ब टाइमर से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अब तक डैन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो चक्कर खाकर वहीं पे गिर जाता है और किसी तरह डैन टाइमर वाले बॉम्ब्स तक पहुंचकर पैट्रिसिया के हाथ से टाइमर को बंद कर देता है। लेकिन अब उसकी आंखें भी ग्रीन होने लगती है। वहीं बाहर खड़ी ट्विंस देखती है कि अब तक बिल्डिंग ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ और इसी को चेक करने के लिए वो दोनों अंदर जाती है। यहाँ पे उन्हें किचन में एनी दिख जाती है, जिसके बाद वो एनी को फर्टिलाइजर खिला देती है और वहाँ से चली जाती है।
वहीं आंद्रे अपनी बहन को ढूंढते हुए उस कमरे तक चला जाता है जहां मिचेल बंद होता है। उसे देखकर वो दूसरी तरफ जाने लगता है और फाइनली उसे एनी मिल जाती है। अब जैसे ही वो यहाँ से निकलने वाला होता है तभी वहाँ पर ट्विंस आकर उसे रोक लेती है। अब उनमें से एक एनी की मुंह बंद करती है और दूसरी आंद्रे को फर्टिलाइजर खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एनी पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो ट्विन की उंगली में काट लेती है, जिससे फर्टिलाइजर का सैंपल नीचे गिर जाता है और तभी डैन दूसरी लड़की को पकड़ के उसे काट लेता है। अब डैन को देखकर आंद्रे डर से पीछे हटने लगता है, तभी उसका पैर वहाँ गिरे उसी गोले पे पड़ जाता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैलने लगता है, जिससे डैन और एनी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तभी डैन आंद्रे का पीछा करने लगता है और दोनों भागते हुए किचन में पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही डैन आंद्रे को काटने जाता है तभी अचानक उसे एनी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे डैन उसे छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ट्विंस एक दूसरे को गोली मार देती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती थी। यहाँ पे आंद्रे वीडियो बनाने लगता है जिसमें अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में वो बताता है और हेल्प का रिक्वेस्ट करते हुए वो उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। इसके बाद आंद्रे डैन को उसकी बेटी पेट्रिसिया के रूम में पहुंचा देता है। अब जैसे ही आंद्रे का वीडियो न्यूज चैनल वालों के पास जाता है, गवर्नमेंट वहाँ की सफाई के लिए सेना भेज देती है, जहाँ पे सोल्जर रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बी को अपने फायर गन से मारते जा रहे होते हैं। वहीं पे आंद्रे अपने घर से बाहर निकलकर हाथ उठाकर हेल्प मांगता है। यहाँ पर वो अपने साथ पेट्रिसिया का टूटा हुआ हाथ भी लाया होता है, जिससे वैक्सीन बनाने में काम आ सके। और तभी एक और सर्वाइवर आता है, जिसे देखते ही वो सोल्जर उसे शूट कर देते हैं। अब उसे देखकर आंद्रे समझ जाता है कि वो सोल्जर यहाँ हेल्प के लिए नहीं बल्कि सभी को मारकर पूरी एरिया को क्लीन करने के लिए आए हैं। और अब तक एनी भी ठीक हो चुकी थी। अब सोल्जर को आते हुए देखकर आंद्रे जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्फ क्लब के अंदर डैन भी बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर वो सोल्जर पहुँच जाते हैं और डैन और पेट्रिसिया को फायर गन से जलाकर मार देते हैं। अगले दिन हम रक्षा मंत्री को भाषण देते हुए देखते हैं, जो जनता को बता रहा होता है कि हालात को अब काबू कर लिया गया है और इन्फेक्शन को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया गया है, इसीलिए अब किन्हीं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो एक मग से पानी पीता है जिसमें उसी बायोटिक कंपनी का लोगो लगा होता है, जिससे यहाँ ये पता चलता है कि रक्षा मंत्री भी इस मामले में शामिल हैं। वहीं पर हम आंद्रे को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है और उसे रास्ते में कई सारे सर्वाइवर्स की भी डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिन्हें उन्हीं सोल्जर ने मारा था। और तभी आंद्रे की नजर नदी में चल रहे एक बोट पे पड़ती है जिसमें एनी की आया होती है। दरअसल वो यहाँ पर आंद्रे के फैमिली को ही ढूंढने के लिए आई होती है। उसमें कई वॉलंटियर भी होते हैं जो किसी तरह आंद्रे और एनी को बचा लेते हैं। अब जैसे ही वो लोग इस आइलैंड से बाहर निकलते हैं, आंद्रे को रियलाइज होता है कि अब पेट्रिसिया का बाजू किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो उसे नदी में फेंक देता है। वहीं नीचे एक मछली उसे खा लेती है और खाते ही वो ज़ॉम्बी बन जाती है। और इसी के साथ ये दमदार कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।